नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले हमने पर्यावरण अवबोध एवं गुणवत्ता का भाग 1 देखा और उसके अंतर्गत हमने इन्वायरमेंट परसेप्शंस के बारे में बात की, परसेप्शन एंड क्वालिटी के बारे में डिस्कस किया और जहां तक हम पढ़ चुके हैं वहां तक की स्लाइड्स को चला देता हूं। हमने पर्यावरण गुणवत्ता को पढ़ा और गुणवत्ता में किस प्रकार से मानव इस प्रकार की जो अपद्रव्यता है वो बढ़ाता है, तो उसके साथ पर्यावरण की जो गुणवत्ता है समाप्त हो जाती है। बात करते हैं आगे। नेक्स्ट जो प्रीवियस क्लास है आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है। तो मानव प्रकृति में अपनी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां क्यों करता है? क्योंकि उसने सबसे पहले तो उसने अपने आप को तकनीकी और जो विज्ञान के जो आविष्कार है उसके द्वारा जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है उसके माध्यम से वह एक आर्थिक मानव और एक संभववादी मानव बन चुका है। वह एक उद्देश्यवादी यानी टेलीलॉजिकल अप्रोच के साथ चलता है। ऐसी स्थिति में वह विभिन्न प्रकार के इकोलॉजिकल जो हैजार्ड्स है उसको उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैला रहा है, तेज गति से खनिजों का बिना सोचे समझे वह खनन कर रहा है। तो इसके साथ साथ में रिसोर्सेज हैजार्ड्स भी वहां पर जन्म ले रहे हैं। वह बिना सोचे समझे डिफॉरेस्टेशन कर रहा है। परिणाम क्या हो रहा है? मृदा अपरदन, वन्य जीवों का विलोपन या एक्सटिंक्शन चल रहा है। फ्लड्स एंड ड्राउट जैसी जो नेचुरल हैजार्ड्स है वह उत्पन्न हो रहे हैं। तो इससे कहा जा सकता है कि जो स्वस्थ पर्यावरण है और उसके जो विभिन्न जो तत्व है वह प्राकृतिक संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें इसे बनाए रखना जरूरी है। तो हम यहाँ पर अपनी जो गतिविधियां हैं उस गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण को हर प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि हम पर्यावरण की बात करें तो उसमें एक सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम होता है। यदि जैसे कि हम बात करें कि अगर हम पर्यावरण की गुणवत्ता में उसकी क्वालिटी में कमी ला देते हैं तो उसमें वापस नियोजन यानी मैनेज करने की पर्याप्त संभावना भी हमें रखनी है कि उसे वापस सुधारा जा सकता है। जैसे कि एक पेड़ काट दिया तो उसके बदले हम 10 पेड़ लगा सकते हैं। भूमि की उर्वरक क्षमता अगर थोड़ी बहुत प्रभावित होती है तो हम उसे वापस विभिन्न प्रकार के खादों का प्रयोग करते हुए हम उसको वापस बना सकते हैं। तो किसी भी जैविक या अजैविक तत्व का हमें केवल उसी हद तक उसको दोहन करना चाहिए कि उसमें वापस हम नियोजन की संभावना रख सके, यानी उसे हम वापस नियोजित कर सके। उस हद तक अगर आपने उनमें दोहन किया तब तक तो ठीक है, हम उसे वापस रीस्टोर या रीजनरेट कर सकते हैं। तो पर्यावरण का नियोजन अब किस प्रकार से हो कि किस प्रकार से हमें आर्थिक विकास भी करना है और आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमें पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान पहुंचाना है। देखिएगा, विकास होगा तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इस विकास के साथ साथ हमें नियोजन योग्य विकास करना है। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि जितने भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका हमें सर्वे करना है कि हमारे पास कितने अवेलेबल है, निकट भविष्य में कितने संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर वो संसाधन उनका डिस्ट्रीब्यूशन है और उन्हें हमें मैनेज करना है, उन्हें पुनः वितरित करना है। ऐसे क्षेत्रों में उसकी पहुंच बनानी है जहां पर वो संसाधन उपलब्ध नहीं होते। इसके अलावा जो इकोलॉजिकली जो रिसोर्सेज है उसका भी हमें सर्वेक्षण और मूल्यांकन करना है। जितने भी जो संसाधन है उनका परिरक्षण, प्रिजर्वेशन का अर्थ होता है कि लंबे समय तक वह उपयोगी बने रहे, उसके लिए हमें प्रयास करना है। जितने भी ऊर्जा खनिज हैं, ऊर्जा संसाधन है, खनिज संसाधन है, मृदा संसाधन है, वन संसाधन है, इन सभी संसाधनों का हमें संरक्षण करना है। संरक्षण क्या होता है, किस प्रकार से किया जा सकता है? तो आर्थिक भूगोल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर इस संसाधनों की संरक्षण संबंधी वीडियो को आप देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जितने भी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका उचित उपयोग करके भी हम इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हमें संरक्षण प्रदान करना है। मानवीय अविवेकपूर्ण गतिविधियों पर रोक लगाना है। अविवेकपूर्ण गतिविधियों का अर्थ होता है कि हम
सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में न रखते हुए जितने भी हमारे जो संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका हम जब बिना सोच विचार के उपयोग करते हैं, उनको नियोजित करने का प्रयास नहीं करते, उसे रिसाइकिल करने का प्रयास नहीं करते, रिड्यूस या जनरेट करने का प्रयास नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन संसाधनों पर भार बढ़ जाता है या वो संसाधन है नष्ट होने लगते हैं। तो ऐसी जो अविवेकपूर्ण जो गतिविधियां हैं मनुष्य की, उन पर हमें रोक लगाना है और इसी रोक के साथ हम संसाधनों का, पर्यावरणों का या पर्यावरण संसाधनों का, पर्यावरण का हम नियोजन कर सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण की जो विभिन्न रूपों में हम सुरक्षा कर सकते हैं, चाहे हम स्वयं के स्तर पर देखें, जिला स्तर पर, गांव स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो हमें पर्यावरण नियोजन अपनाकर हम इसकी सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। स्वस्थ पर्यावरण की बात करते हैं तो उसकी जो आंशिक यानी कुछ मात्रा में अगर उसमें किसी प्रकार की कमी हो जाती है तो भी अगर हमारे पास उसके लिए प्रॉपर अगर मैनेजमेंट का एक सिस्टम है तो हम उसमें उसकी जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को हम सुधार सकते हैं, सुधार लाया जा सकता है। लेकिन अगर सुधार की संभावना भी समाप्त हो गई है तो वह पर्यावरण मानव व दूसरे जीवों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए एक खतरा बनकर उभर कर सामने आता है। पर्यावरण में मनोरंजन की पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान होनी चाहिए। तो ये विभिन्न रूपों में मिलती हैं, जैसे कि प्राकृतिक सौंदर्य है, आकर्षक वन दृश्य है, वन्य जीवों की वहां पर उपलब्धता बनी रहे। तो प्राकृतिक दृष्टिकोण से वहां पर मनोरंजन इस प्रकार से लगातार बना रहे। तो ये कब बना रहेगा, प्राकृतिक सौंदर्य कब बना रहेगा, जब हम जंगलों को नहीं काटेंगे। आकर्षक वन दृश्य कब बना रहेगा, जब हम उसके अंतर्गत पर्याप्त रूप में पर्याप्त जीवों की व्यवस्था करेंगे, वहां पर जीवों की अलग अलग प्रकार की स्पेसीज को हम संरक्षण प्रदान करेंगे, अवांछित रूप से किसी प्रकार से उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के जो प्रयास है वह हम कर सकते हैं। तो मानवीय प्रयास से पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हम इस प्रकार के सुविधाओं को डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि हम वहां पर अभ्यारण्यों की व्यवस्था कर सकते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट, गैंडा प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है वह पर्यावरण की जो जैविक संपदा है, जैविक संपदा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो जीव जंतु और विभिन्न पेड़ पौधों को शामिल करते हैं, तो उनको संरक्षित करने में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा स्वस्थ पर्यावरण की बात करें तो उत्तम आवास की व्यवस्था होती है। आवास यानी हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिटेट जो होता है, यहाँ पर दो वर्ड पर्यावरण की भाषा में हमेशा आएंगे, एक तो होता है हैबिटेट और एक होता है नीचे, ठीक है, इसे हम निकेत भी कहते हैं। ये वर्किंग प्लेस है, ये उसका आवास कहलाता है। आवास चाहे किसी मानव समुदाय का हो चाहे जीव का हो, तो वहां पर जो उपयुक्त फेवरेबल जो कंडीशंस है वह एक हेल्थफुल या स्वास्थ्यवर्धक स्थान पर आवास की जो सुविधाएं है वह उपलब्ध रहे। तो यदि जीव जंतुओं का जो उपयुक्त अनुकूल दशाओं में अगर स्वास्थ्यवर्धक स्थानों पर अगर उसके लिए हैबिटेट की सुविधा अगर उपलब्ध रहती है तो पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रहती है। लेकिन यदि हम तेज गति से डिफॉरेस्टेशन करेंगे, वनोन्मूलन करेंगे, तो वहां पर जो पाए जाने वाले जो वन्य जीव है उनके जो प्राकृतिक आवास है वह डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में वह या फिर तो आबादी क्षेत्रों में आएंगे या फिर वह नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उस पर्यावरण की जो शुद्धता है वह प्रभावित होगी। इसी प्रकार से जब हम पर्यावरण का डिग्रेडेशन करते हैं, अवनयन करते हैं या उसमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषण होते हैं, तो जो मानवीय जो आवास है यानी ह्यूमन का भी एक हैबिटेट होता है, उसको भी खतरा पहुंचता है। यानी प्रदूषण होगा या वनोन्मूलन होगा या विभिन्न जीव जंतुओं को खतरा होगा, तो उसका जो दुष्प्रभाव है वह ह्यूमन हैबिटेट को भी पड़ेगा। तो आवास की जो उत्तम व्यवस्था के साथ ही वहां पर स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण में पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था। अब शिक्षा की व्यवस्था जो किसके लिए है वह है ह्यूमन के लिए, ताकि जो शिक्षित मानव है वह समुदाय सभ्य बनेंगे और पर्यावरण की गुणवत्ता के विभिन्न पक्षों को समझेंगे और पर्यावरण की अपने जीवन में उपयोगिता को जानकर ही वह इसके प्रति जागरूक होंगे
और इसी वन संसाधन या जीव जो जंतु है उनको बचाने में अपना योगदान देंगे। तो इस प्रकार से पर्यावरण की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखने में मानव जीव का या मनुष्य को भी शिक्षित होना जरूरी है। स्वस्थ पर्यावरण की बात करें तो जीवों की प्राथमिक अनिवार्य आवश्यकता इसे माना जा सकता है। कोई जीव चाहे ह्यूमन हो चाहे दूसरे एनिमल्स हो, उसे एक स्वस्थ पर्यावरण चाहिए जिसमें वो अपना जीवन यापन कर सके। विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं वह या उसका जो जीवन है वह उसी पर निर्भर है। जैसा कि मानव की बात करते हैं तो वह अपने पर्यावरण की उपज है। ऐसा ईसी सैम्पुल ने भौगोलिक कारकों के प्रभाव जो अपनी पुस्तक है 1911 में इसी बात का जिक्र किया है। निश्चयवाद की जो अप्रोच है उसके अंतर्गत इस प्रकार की बात को कहा गया है। तो पर्यावरण में ही वह अपना अस्तित्व बनाए रखता है, इसलिए पर्यावरण का स्वस्थ होना, पर्यावरण की गुणवत्ता का बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो पर्यावरण की गुणवत्ता के सभी आयाम जो है वह संतु, सर्वे संतु निरामया, यानी सभी जो है वह स्वस्थ रहे, उसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज न रहे, स्वच्छ वायु, पीने के लिए स्वच्छ जल, उपजाऊ मृदा, पादप और जो जीव जंतु है, खनिज संपदा है, अनुकूल मौसम हो, अनुकूल जलवायु हो और मानव की जितने भी जो आधारभूत यानी बेसिक जो नीड है, जैसे कि कहा जाता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पीने के लिए स्वच्छ जल, ये बेसिक आवश्यकताएं होती है। और ये पहले रोटी कपड़ा मकान हुआ करता था, लेकिन अभी ये तीन हमने ऐड कर दी है। तो ये मूलभूत आवश्यकता है, वह जिस वातावरण में पूरी होती हो वह गुणवत्तापूर्ण पर्यावरण कहलाएगा। तो ये सभी चीजें एक स्वस्थ पर्यावरण में भी हमें प्राप्त हो सकती है। जीवन की गुणवत्ता पर अगर पर्यावरणीय गुणवत्ता का प्रभाव यानी इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटी ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो स्वच्छ जो पर्यावरण है वह जीवन का आधार है, और जब भी इसकी गुणवत्ता में कमी होगी जीवन की गुणवत्ता भी कम देखने को मिलेगी। और इस प्रकार से ये इस प्रकार के जो दुष्प्रभाव है हमारे लोकल यानी हमारे गांव, हमारे समाज से लेकर स्टार्ट होकर हमें वर्ल्ड लेवल पर इस प्रकार के जो पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जो बायोस्फीयर है या जो बायोम्स है वहाँ पर इस प्रकार में जो प्रयास है या दुष्प्रभाव है वो सारे के सारे नजर आ सकते हैं। तो अगर पर्यावरणीय गुणवत्ता की मैं कमी के वितरण को देखें यानी लोकल लेवल पर किस प्रकार से इसमें कमी आई है, तो सबसे पहले स्थानीय स्तर पर बात है यानी लोकल लेवल पर अगर बात करें तो लोकल लेवल पर किस प्रकार से हुआ है, तो लोकल लेवल की बात करें तो लोकल लेवल पर जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण इत्यादि रूपों में इसे देखा जा सकता है। अगर हम किसी रीजन यानी किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत देखें तो वहां पर हमें किस प्रकार की समस्या है कि जल की मात्रा में कमी हो रही है, जल की जो गुणवत्ता है चाहे वह ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर है चाहे वह जमीन पर बहने वाला वाटर है, तो कहीं ना कहीं हमें वहां पर उसमें उसकी गुणवत्ता में कमी देखने को मिल रही है, यानी प्योर वाटर हमें नहीं मिल रहा है। मृदा अपरदन की जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है, मृदा की गुणवत्ता में कमी होने लगी है। यही कारण है कि हमें विभिन्न प्रकार के खादों का प्रयोग करना पड़ता है। कृषि तंत्र में जितने हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जो यूज कर रहे हैं तो उसका दुष्प्रभाव प्रादेशिक स्तर पर रखा जा सकता है। विभिन्न औद्योगिक और जो नगरीय बहिस्राव है यानी सीवेज वाटर है चाहे किसी उद्योग से निकलने वाला जो कचरा है वह उसमें शामिल किया जा सकता है। वन तथा वन्य जीवों का जो विनाश है वह प्रादेशिक स्तर पर रखा जाता है, यानी जो ये छोटे छोटे जो प्रदूषण है जैसे कि हम जयपुर में प्रदूषण या दिल्ली के अंतर्गत प्रदूषण, तो ये एक लोकल स्तर है। लेकिन अगर प्रादेशिक स्तर पर बात करें तो भारत में, राजस्थान में, तो इस प्रकार के प्रादेशिक स्तर, लेकिन इससे भी बड़े स्तर पर जाते हैं तो हमें स्तर चेंज हो गए। एक यहाँ पर नदी बेसिन स्तर का देखने को मिल सकता है, जैसे कि गंगा नदी है चाहे यमुना नदी है, तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वह एक पर्यावरण का संगठित रूप वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो वहाँ पर भी जैविक और अजैविक जो घटक है उसमें भी आपको इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और इसका जो प्रभाव होता है वो उस आसपास के वातावरण पर भी हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़े स्तर की बात करें तो ग्लोबल लेवल पर, तो ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल प्रॉब्लम्स आएगी। तो जब पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आएगी तो विश्व स्तर पर कई प्रकार की समस्याओं को हमें झेलना पड़ेगा। तो
विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एसिड रेन है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हिम का पिघलना जो है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वन्य जीवों को जो खतरा हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन जो चल रहा है, मरुस्थलीकरण है, इसके अलावा मृदा अपरदन, ओजोन डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज, ये जो है इसका प्रभाव विश्वव्यापी, यानी ये जो समस्या है ये पूरे के पूरे विश्व पर प्रभाव डालती है। नदी की जो प्रॉब्लम्स होती है, न केवल नदी बल्कि आसपास के एनवायरनमेंट पर प्रभाव डालती है। प्रादेशिक जो समस्याएं हैं जैसे कि ये केवल और केवल उस प्रदेश विशेष तक ज़्यादातर रहती है, सीमित रहती है। इसके अलावा स्थानीय की जो प्रॉब्लम है वो भी स्थानीय लेवल पर सुलझाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन की अल्पता की बात करें तो चाहे वह अंटार्कटिका के ऊपर हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हो, आने वाले समय में उसके जो दुष्परिणाम है वो पूरी की पूरी पृथ्वी के जीव जंतुओं को देखने को मिलता है, यानी ये विश्व स्तर पर। अब ये कमी किस प्रकार से हो रही, कॉजेज ऑफ डिप्लेशन इन एनवायरमेंट क्वालिटी, तो कमी के कारण किस प्रकार से है, तो जिस प्रकार से पर्यावरण की गुणवत्ता में जो कमी आ रही है तो उसके पीछे एक कारण क्या है, हमारा तकनीकी ज्ञान। तो तकनीकी ज्ञान ही इसका कारण रहा है और तकनीकी ज्ञान के द्वारा ही इसको हम मैनेज भी कर सकते हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए स्थानीय स्तर यानी लोकल लेवल से लगाकर विश्व स्तर पर इसका प्रयास करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत हमारे जो पॉलिटिकल जो संगठन है उसके साथ साथ कह सकते हैं कि उसमें एक रूपता नहीं आने के कारण इस प्रकार की समस्या बढ़ती रह रही है। यानी विश्व के जितने भी जो राजनीतिक ग्रुप हैं या जो विकासशील और विकसित देशों का जो ग्रुप है उसमें एक रूपता नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में ज़्यादा प्रयास नहीं हो रखे। सामान्यतः अगर बात करें तो पर्यावरण गुणवत्ता में कमी लाने के लिए कौन कौन से कारक हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भौतिकवादी संस्कृति का विकास हो रहा है, हम प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन कर रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का हम विनाश कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र का विस्तार और पशुपालन का विकास। इससे क्या होता है कि कृषि क्षेत्र का विकास हमें करने के लिए जंगल को काटना पड़ेगा। अब कृषि क्षेत्र का विकास क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और बढ़ती जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए, और यहाँ पर दो समस्या हमारे सामने आती है, एक तो आवास की आती है और एक आती है खाद्यान्न की। तो इन दोनों समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें कृषि क्षेत्र में विकास करना होगा, और कृषि क्षेत्र में विकास करेंगे तो जंगल कटेंगे तो वहाँ की जो वन्य जीव जंतु है उन पर भार बढ़ेगा। तो जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ भी पर्यावरण हास जुड़ा हुआ है। तीव्र औद्योगिक विकास जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जरूरी है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारे ऊर्जा संसाधनों का हम अविवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं, कुछ अनवीकरणीय संसाधन है उनका हम बहुत तेज गति से दोहन कर रहे हैं। इसके अलावा जो तकनीकी ज्ञान है उसके द्वारा भी पर्यावरण हास हो रहा है। चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भौतिकवादी संस्कृति। तो जिस प्रकार से भौतिकवादी संस्कृति यानी हमें आराम चाहिए, तो उसके लिए हम पर्यावरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अवांछित परिवर्तन कर रहे हैं। कृषि भूमि का विकास कर रहे हैं, कहीं हम नगरों का विकास कर रहे हैं, कहीं गड्ढे भर रहे हैं, कहीं पर गड्ढे खोद रहे हैं। इसके कारण क्या होता है कि पर्यावरण के जो प्रतिकूल जो हम परिवर्तन करते हैं तो उससे पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आ रही है। मानव और प्रकृति के जो संबंध है वह शत्रुपूर्ण होते जा रहे हैं। इस प्रकार से प्रकृति जो बलपूर्वक जो इसको वश में करने का प्रयास करती है, तो विभिन्न प्रकार की जो समस्या है, चाहे फ्लड के रूप में हो, चाहे आग के रूप में हो जंगलों में लगने वाली, या सूखे के रूप में हो, हमें सामने नजर आने लगती है। भौतिकवादी संस्कृति के विकास में क्रिश्चियन धार्मिक परंपराओं का उपदेशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जो टेलीलॉजिकल अप्रोच वो कहते थे कि आप ये जो प्रकृति है वो आपके लिए है, यानी मनुष्य जो है वह प्रकृति के सभी जीवों में श्रेष्ठ है। मैन इज सुपीरियर टू नेचर एंड ए अदर क्रिएचर्स, यानी सबसे श्रेष्ठ है। तो मान्यता इस विचारधारा के अनुसार मानव श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ होने के कारण प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु पर उसका अधिकार है और इसी कारण उसने उसका पर्याप्त उपभोग किया। यही कारण है कि अमेरिका और यूरोप ने तीव्र गति से अपने संसाधनों का दोहन किया। तो इस विचारधारा के कारण मानव की जो स्किल है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसको जोश मिला, उसको प्रोत्साहन मिला और वह प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगा। वहां पर उसमें संभववाद की विचारधारा या उद्देश्यवादी विचारधारा या आर्थिक
जो भौतिकवाद है उसकी विचारधारा का विकास हुआ और परिणाम क्या हुआ कि उसने प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित तरीके से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो मानव का पर्यावरण के साथ जो इस प्रकार का व्यवहार था उससे पर्यावरण की जो पोषणीयता यानी सस्टेनेबिलिटी है वह धीरे धीरे गर्त की ओर जाने लगी, पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आई और उसके दुष्प्रभाव हमें देखने को मिले। फिर है प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन। तो प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन से संसाधन संकट यानी संसाधन अवेलेबल ही नहीं है। पृथ्वी पर मृदा अपरदन, जंगलों को काटना, खनिज जो संसाधन है उसका अंधाधुंध हमने दोहन किया, जितने भी जो फॉसिल फ्यूल्स है, चाहे कोयला है चाहे पेट्रोलियम है, उसका हमने बहुत तेज गति से दोहन किया। हमारी जैव विविधता को तीव्र हम समाप्त करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो कार्य है वो मानव अपने विकासवादी युग के अंतर्गत इस प्रकार के जो दोहन कर रहा है तो उसमें वो सभी सीमाओं को पार कर चुका है। जितना उसने विकास करने के लिए संसाधनों को नुकसान पहुंचा सकता था उसने पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखी। तो इससे संसाधनों की मात्रा भी कम हो रही है, दूसरी और उपलब्ध जो संसाधन है उसकी गुणवत्ता में भी आपको कमी देखने को मिल रही है। तो विश्व में अनेक ऐसे विकसित देश हैं जहां पर जल संसाधन की बात करें तो वह काफी प्रदूषित हो चुके हैं और अभी भी वो जल संकट को जन्म दे रहे हैं, यानी लगातार जल का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये कुछ रिपोर्ट है 1998 में वर्ल्ड डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसके अनुसार भारत, जर्मनी, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान जैसे जो देश आर्थिक विकास कर रहे हैं उसके कारण सीमित मात्रा में जो उपलब्ध जल है और जो मृदा संसाधन है उसका बहुत तेज गति से वो ह्रास कर रहे हैं। जो उनके पास ऑलरेडी कम है लेकिन बहुत तेज गति से वो उसका नुकसान कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं का विनाश। तो जैव विविधता जो एक स्वस्थ पर्यावरण का एक अभिन्न अंग होता है और जितना हमारा जीव मंडल है उसके एक बहुत बड़े पारिस्थितिक तंत्र को ये प्रभावित करने की क्षमता रखती है जिसे हम नष्ट करते जा रहे हैं और उसके कारण जो इन्वायरमेंट मिसबैलेंस है वह उत्पन्न हो रहा है, कई इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। जैसे कि एक संतुलित पर्यावरण के लिए आपके पास जितना जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके 33% पर 1/3 भाग पर वन आवरण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है और इसको प्राप्त करने में हमें काफ़ी अधिक समय लगेगा। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र का विस्तार और पशुपालन का विकास। पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्यों कर रहे हैं, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो पर्यावरण परिदृश्य है, जो लैंडस्केप जो नज़र आ रहा है उसमें तेज गति से हमें परिवर्तन जो हम ला रहे हैं वह क्यों ला रहे हैं, तो बढ़ती जो जनसंख्या है उसके लिए हमें खाद्यान्न चाहिए और उसके लिए हमें कृषि क्षेत्र का विकास करना है। खाद्यान्न के साथ साथ हमें उसके लिए आवास चाहिए और इसको लिए हम वहाँ पर जंगलों को काट रहे हैं, प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर रहे हैं। पशुपालन के लिए भी हमें चारागाह चाहिए, जंगलों की आवश्यकता नहीं है इसलिए हम उनको नष्ट कर रहे हैं। तो वन क्षेत्रों को हम यहाँ पर कम कर रहे हैं और इससे पर्यावरण की गुणवत्ता पर संकट आ रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जनाधिकी जो है उसकी मात्रा बढ़ने के कारण विभिन्न प्रकार की आर्थिक विषमताएं उत्पन्न होती है। जैसे कि ब्राजील में अमेजन घाटी से वनों को काटकर हम लकड़ी का निर्यात कर रहे हैं। तो कारण क्या है, आर्थिक कठिनाई। आर्थिक कठिनाई क्यों है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति वह नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फिर तीव्र औद्योगिक विकास जो है, तो विकास के लिए रॉ मटेरियल नेचर से प्राप्त होता है और जब हम इसको बढ़ाएंगे तो नो डाउट प्रभाव पड़ेगा। औद्योगिकीकरण से साथ साथ नगरीकरण भी जुड़ा हुआ है और नगरीकरण के साथ साथ विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो हैं, जैसे कि भवनों है, सड़क गलियों कारखानों की जो अपशिष्ट पदार्थ है उसकी मात्रा में वृद्धि होने के कारण पर्यावरण जो गुणवत्ता है उसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। धुएं की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसे चिमनियों को मानव निर्मित ज्वालामुखी की भी संज्ञा दी जाती है जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा ऊर्जा संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन, बिना सोचे समझे हम नवीकरणीय हो चाहे अनवीकरणीय संसाधन हो, दोनों को हम बहुत तेज गति से नष्ट करते जा रहे हैं
अनवीकरणीकरणों पर बहुत ज़्यादा हमारा जोर है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, जो प्राकृतिक गैस है, ये हमारे जीवन का आधार बन गए। हम इन पर काफ़ी डिपेंडेंट हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में हम उसकी सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हम ऐसे संसाधनों के उपयोग पर बल नहीं दे रहे हैं जो नवीकरणीय है। तो इस कारण अविवेकपूर्ण दोहन के कारण बैलेंस बिगड़ रहा है। इसके अलावा जैसे जैसे हम तकनीकी विकास कर रहे हैं, तो तकनीकी विकास के साथ साथ हम अपनी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर हो, चाहे हम एयर कंडीशनर की बात करते हैं, या विभिन्न प्रकार के जो परफ्यूम या हमारी जो प्रसाधन सामग्रियां हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उनका निर्माण कर हम हमारी पर्यावरण गुणवत्ता पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो इसके कारण हमारी पर्यावरण गुणवत्ता में कमी आई है और इसके परिणाम में हम कह सकते हैं कि जो जीव जंतु हैं वो सहन नहीं कर पा रहे हैं और ऐसी स्थिति में वो नष्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मानव की जो आधारभूत आवश्यकता है वह समान रूप से मिलती है, लेकिन पर्यावरण की गुणवत्ता में जब कमी होती है तो उसकी उपलब्धता में भी हमें कमी देखने को मिल सकती है। स्वच्छ वायु की बात करें, स्वच्छ जल की बात करें, उर्वर मृदा की बात करें, पादप समुदाय और जीव समुदाय, खनिज और ऊर्जा संसाधन तथा अनुकूल जलवायु दशाएं जो है वो प्रमुख है। और इन सभी में जो कमी कब आती है, जब हम उसकी पर्यावरण की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये सभी जो चीज़ें हैं हमें नहीं मिल पाएगी और हमारा जीवन जो है वह संकट में पड़ जाएगी। तो इसलिए पर्यावरण की गुणवत्ता आवश्यक है और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें पर्यावरण की प्रति जागरूकता, उसके प्रति हमारी जो संचेतना है, वो अपना जो अवबोध है उसमें परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। पर्यावरण गुणवत्ता में जो कमी होगी तो क्या क्या प्रभाव होंगे, तो प्रभाव को भी एक बार स्पीडली देख सकते हैं। तो मानव की कार्य क्षमता कम होगी और उसकी जीवन कितने वर्ष जिएगा या उसकी जो संतति किस प्रकार से चलेगी उस पर प्रभाव पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, पेड़ पौधों का जीवन काल कम हो जाएगा, जल के जो स्रोत हैं वो प्रदूषित हो जाएंगे, मात्रा घट जाएगी या उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। जलीय जीव हो चाहे पादप हो, सभी का ह्रास हो जाएगा। वन्य जीवों में कमी हो जाएगी। जो इकोलॉजिकल जितने भी जो रिसोर्सेज हैं उसमें कमी होने के कारण जो जीव जंतुओं का जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाएगा। और विभिन्न प्रकार की जो इम्प्योरिटी जब वातावरण के अंतर्गत पहुंच जाएगी तो प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न होगी। उससे जो समस्याएं उत्पन्न होगी उससे हमारी जीवन की गुणवत्ता नष्ट होगी और प्रतिकूल प्रभाव नजर आएंगे, जिससे हमारी कार्य क्षमता, हमारी जनन क्षमता, हमारे जीवन जीने की अवधि, हमारे वंश, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे और अप्रत्यक्ष रूप से भी कई प्रकार की समस्या हमें देखने को मिलेगी। अंतिम तौर पे बात करते हैं कि इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, पुनः एक वृक्ष काटने पर हम 10 वृक्ष लगाने का संकल्प लें, सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दें, यानी हमारा जो जहां हम रहते हैं उसके आसपास में हम वन लगाएं और जो कृषि की जो मेड़े हैं, जो बाढ़ है वहां पर या आसपास का जो व्यर्थ भूमि है वहां पर हम पेड़ पौधे लगाएं। जो हिंटरलैंड्स हैं, हिंटरलैंड्स का अर्थ होता है शहर के आसपास के जो बीच के क्षेत्र या आसपास में हम एक ग्रीन बेल्ट को डेवलप करें, पर्यावरण प्रदूषण को हम नियंत्रित करें। जो बड़े बड़े बांध हैं उसके स्तर पर छोटे छोटे बांध बनाएं, क्योंकि बड़े बांध बनाते हैं तो वहां पर हमें वहां पर पाए जाने वाले जो जंगल है उस जंगल को भी काटना पड़ता है। जंगल काटेंगे तो वहां पर पाने वाले वन्य जो जीव होंगे वह भी डिस्प्लेस होंगे और इसके साथ साथ ही वहां पर पाई जाने वाली जो जनसंख्या है वह भी वहां पर प्रभावित होगी। तो बड़े बांध परियोजनाओं को हम डिनाई करें। बड़े बड़े जो ताप विद्युत ग्रह है उसके विकास को हम नियंत्रित करें और उसकी सुरक्षित शक्ति का प्रयोग करें। सुरक्षित शक्ति यानी हम यहाँ पर सोलर एनर्जी और जो विंड एनर्जी है उसका प्रयोग कर सकते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करें, यही सोलर और विंड एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ दूसरी जो टाइडल एनर्जी है इनको हम डेवलप करके पर्यावरण की गुणवत्ता में कुछ हद तक सुधार ला सकते। इसके अलावा जितने भी जो खनिज हैं उसका नियोजित और नियंत्रित खनन करें। प्राकृतिक सुरम्य स्थलों का हम विकास करें, उसको हम संजो कर रखें। पर्यावरण के जो सामान्य नियम हैं उसके आधार पर हम व्यवस्थित रूप से नगरों का विकास करें। प्राकृतिक संसाधनों का हम संतुलित विकास संरक्षण करें। पर्यावरण का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर चलें, यानी आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये संसाधन
उपलब्ध रहे, रेगिस्तानों के विकास को रोके, मृदा अपरदन पर नियंत्रण करें और पर्यावरण गुणवत्ता के प्रति जन चेतना को फैलाना। जन चेतना का फैलाने का अर्थ होता है कि हम लोगों में पर्यावरण के प्रति अवबोध है, उसको हम यहाँ पर सकारात्मकता प्रदान करके हम पर्यावरण की गुणवत्ता में अपना योगदान दे सकते। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।